उसी की ये व्यथा है। तो बच्चों से खासकर मेरा निवेदन है कि वो प्लीज प्ले के अंदर बिल्कुल शांति बना के देखें उसको। 1 घंटा 5 या 6 मिनट इसकी अवधि है और जरूर कुछ ना कुछ एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, सीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं सेक्रेटरी भरत सिंह जी का और आए हुए सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया। और मैं एक चीज और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि इस किरदार को पहले हमारे जनक खजूरिया जी कर रहे थे और जनक खजूरिया साहब लगभग इन्होंने 15 दिन मेरे साथ रिहर्सल्स की। उसके बाद इनको कुछ हार्ट अटैक तरह का कुछ हुआ, इंस्टेंट पड़ा है इनको अंदर और प्ले जो हमारा जो था वो बंद हो गया। फिर मैंने दोबारा कोशिश की, सर से फिर दोबारा कहा कि मैं इसको करना ही चाहता हूँ, आप मुझे दें। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप चाह वो कर लेंगे। मैं कहाँ कर लेंगे सर, तो उन्होंने फिर दोबारा मुझे वो मौका दिया। तो अब एक कलाकार आप देखिए कि वो कर रहे थे, आज वो हमारे बीच में सामने बैठ गए हैं, वरना यही कर रहे होते। अब पता नहीं कुदरत को क्या मंजूर था, हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद 5 दिन रह जाते तब प्रॉब्लम होती, फिर और मुश्किल हो जाता। बहरहाल मैं टीचर्स का, जो स्टूडेंट्स के साथ आए हैं सभी का, और खासकर एसपी वर्मा साहब जिन्होंने थोड़ा एफर्ट्स किया है और हमारा हॉल जो है लगभग फुल ही है, मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। जी सर, आप कुछ बोल रहे हैं? फोन के लिए हाँ, वो भी मैंने पहले बच्चों से मैंने ये कहा था कि आप शांति बनाएं और बड़ों से ये रखूंगा उम्मीद और रिक्वेस्ट, हम्बल सबमिशन कि वो प्लीज अपने फोन्स स्विच ऑफ कर लें तो बहुत बढ़िया, अगर साइलेंट कर लें तो भी चलेगा। लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं, सिर्फ 1 घंटे की बात है। और पुनः आए हुए मीडिया का जो कि यहाँ स्पेशल समय निकाल के आए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब भरत सिंह जी, सेक्रेटरी जीएनके अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चरल लैंग्वेजेस, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि फॉर्मल वेलकम के लिए वो प्लीज डाइस पे आएँ। और आज के वक्त में भी जो गांधी जी का कंसेप्ट था को एग्जिस्टेंस, नॉन वायलेंस का, उसकी आज भी हमें बहुत जरूरत है। न सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे। जैसे कोई परिवार अपने पिता को बाहर रखे, ऐसा ही किया। ये शायद पहला घाव था मेरी आत्मा में, जो दिया मुझको अंग्रेजों या लीग ने नहीं, मेरे अपनों ने। मैंने इस्तीफा दिया क्योंकि मैं अपने को उन पर थोपना नहीं चाहता। क्या वो ये समझते हैं कि मैं अपनी अहिंसा उन पर थोप रहा हूं? और सत्य क्या थोपा जा सकता है? लेकिन तब ये घाव मुझे घाव नहीं लगा, क्योंकि हर किसी को अपना रास्ता चुनने का हक है। मेरे दबाव के कारण कांग्रेस अपना रास्ता क्यों बदले? क्यों? इसलिए तकलीफ नहीं हुई। और मैं स्थित प्रज्ञ होना चाहता था, जिसका उपदेश गीता करती है। मुझे लगा कि मैं उसी ओर बढ़ रहा हूं, लेकिन शायद मैं गलत था। इसलिए तकलीफ नहीं है, वो शांति को रास्ता है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, अहिंसा एक तरफ, और वो शांति को क्यों नहीं मानते?
क्या सत्य और अहिंसा दोनों अलग हैं? मैं तो कोई फर्क नहीं समझता हूं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन वो लोग सत्य को क्यों नहीं मान रहे? क्यों नहीं पहचान पा रहे सत्य को? जब तक मेरी बात वो समझते या मैं उनकी बात को समझ पाता, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। हाँ, यही कारण था कि वो बहुत सारी बातें मुझसे छुपाने लगे। मुझसे ही नहीं, बल्कि अपने आप से, एक दूसरे से भी। जब आदमी किसी से कुछ छुपाता है तो वो ये नहीं जान पाता कि वो अपने के झूठा होने पर हमको भी छुपा रहा है। इसीलिए कहता हूं कि राजनीति में, बल्कि सार्वजनिक जीवन में कुछ भी गोपनीय नहीं होना चाहिए। सार्वजनिक क्यों, निजी जिंदगी में भी छुपाना डरना है। डरता वही है जो झूठा है। इसीलिए कांग्रेस सत्य को अस्वीकार कर रही थी तो एक तरह से झूठ को स्वीकार कर रही थी। ये बात मेरी समझ में पूरी तरह तब आई जब मेरे अजीज दोस्त मौलाना आजाद ने मुझसे झूठ तक बोला। अपनी सत्य की साधना में बरसों तक जिस पर मैंने भरोसा किया, उस मौलाना आजाद, तुम्हें किसी भी मसले पर अपनी राय रखने का हक है मौलाना। और कांग्रेस की, जहां तक कि जवाहर की बहुत सारी बातों में मुझसे मुख्तलिफ राय रही, तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट मुझसे भी अपनी अलग राय रख सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझसे छुपाकर, मुझसे ही नहीं कांग्रेस के सभी साथियों से छुपाकर ब्रिटिश सरकार और कैबिनेट मिशन को चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत आ पड़ी, जबकि वो खुद कैबिनेट मिशन की उस योजना से इत्तेफाक रखते थे जिसमें कि मुझे बंटवारे के बीज दिख रहे थे। तो कम से कम उन्हें अपने दूसरे साथियों को तो बताना चाहिए था, लेकिन नहीं, उन्होंने किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं। मैं भरोसा नहीं कर सका मौलाना कि तुमने ऐसी कोई चिट्ठी कैबिनेट मिशन को लिख दी है। वो चिट्ठी सर क्रिप्स ने मेरे पास भेज दी। चिट्ठी मेरे सामने है मौलाना। करना है तो राष्ट्रीय जो भी लोग उस वक्त के उपलब्ध हैं, उनमें से सबसे बेहतर लोग यही हैं, जवाहर, सरदार, राजा जी, मौलाना आजाद और राजेंद्र बाबू। वही नहीं, और भी बहुत सारे लोग। लेकिन सुभाष बाबू, तुमसे क्यों अलग हो गया था मैं? तुम भी तो देशभक्ति में और बहादुरी में किसी से कम नहीं थे, लेकिन तुम्हारे उपायों का अहिंसक व शांतिपूर्वक होना जरूरी नहीं था। सत्य की चिंता तुम्हें भी बिल्कुल नहीं। जर्मनों से रिश्ते बनाने के तुम्हारे गोपनीय तरीकों से मैं कभी सहमत नहीं हो सकता था। इसलिए आखिर तो सत्य की ओर बोले तो सुभाष बाबू। तुम्हारी आजाद हिंद फौज का एक सिपाही है कर्नल जीवन सिंह। नोआखाली में आया था अपने दल के साथ मेरी मदद के लिए। उन्होंने बताया कि तुमने अपने विदाई संदेश में उससे कहा था मेरी अहिंसा के संघर्ष में शामिल होने के लिए। ये तुम्हारी सत्याग्रह की साधना का अनुग्रह था, जो दरअसल उन लोगों में नहीं था जो मेरे पति के वक्त तुम्हारे साथ लगते थे। आखिर कांग्रेस छोड़ दी तुमने सुभाष बाबू, लेकिन मुझे नहीं छोड़ पाए। नहीं तो कर्नल जीवन सिंह मेरे पास क्यों आए?
पर सुभाष बाबू, जिन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ी वो भी तो मुझे छोड़ के चले गए एक एक करके। और क्या वो मुझे छोड़ रहे हैं या अपने आप को छुड़वा रहे हैं सत्य और अहिंसा से? नहीं, अहिंसा मुझे पकड़ती नहीं है। डर था कि जनता में तुम अपनी पकड़ खो देते अगर कांग्रेस आंदोलन में साथ न हो। ये तो साफ हो गया था कि जनता के दिलों में स्वराज के लिए कितनी तड़प थी। हम लोग जेलों में थे, अब आंदोलन बाहर अपने आप चल रहा था बिना किसी ने। करो या मरो के मंत्र ने देश में जैसे फूंक दिए। मैं मानता हूं कि तोड़ फोड़ हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, नहीं होती। अगर हमें एक साथ गिरफ्तार ना किया गया होता तो। लेकिन क्या ये कम था कि मानव हिंसा नहीं हुई, जबकि कोई भी नेता बाहर नहीं था जो उनका मार्गदर्शन करता। लेकिन तुम लोग फिर बदल गए, खासकर तुम लोग, जवाहर तुम भी। अगर तुम दोनों ने उस वक्त मेरा साथ दिया होता तो आज मुझे ये कहना देखना। मैंने मना किया था तुम लोगों को कि कैप्टन मिशन की उस योजना को नामंजूर किया जाए, लेकिन तुम लोगों ने मेरे खिलाफ चलकर उसे मंजूर कर दिया। मैं ये भी जानता हूं कि मेरे खिलाफ जाने पर तुम लोगों को तकलीफ हुई होगी, निश्चय ही। मुझे क्या कम तकलीफ हुई होगी। स्थित प्रज्ञ होने का मेरा वाहन तो दूर ही रहा था, लेकिन सवाल मेरा नहीं था, सवाल था देश को बचाने का। मुझे लग रहा था कि अंग्रेज लीग के चक्कर में हैं और कांग्रेस अंग्रेजों के चक्कर में आ रही है। एक तरह से ये लीग के चक्कर में आना ही था, जिसे मैं तो समझ पा रहा था, लेकिन तुम लोग इसको नहीं समझ पा रहे। मुझे लगता है कि जो महात्मा गांधी का जो उनका जो कंसेप्ट था, एक तो वो सच्चाई के थैंक यू। इन सब का आभार प्रकट करता हूं कि आप मैडम संतोष सांगड़ा जी पीछे बैठी हैं, उनका भी आभार प्रकट करते हैं कि पुनः जब हम इस नाटक को करें तो दोबारा रेडी सर। ये जो प्रोग्राम हमने रखा है ये है महात्मा गांधी, जिनको हम बापू भी पुकारते हैं बापू के नाम से, उनकी जो लाइफ है उसका जो इम्पैक्ट था सोसाइटी में, जो उन्होंने इंडिया को फ्रीडम स्ट्रगल में जो काम करके दिया, मुल्क को आज़ाद करके दिया, और जो उनकी नॉन वायलेंस की सोच थी कि नॉन वायलेंस हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, और जो को एग्जिस्टेंस का उनका कंसेप्ट था, उस कंसेप्ट की आज भी हमारे मुल्क को भी ज़रूरत है, पूरी दुनिया को ज़रूरत है। इस वक्त अगर आप देखें पूरी दुनिया में मुल्क जो हैं वो मतलब कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, तो जो वायलेंस का लेवल है वो कहाँ चला गया है। तो मुझे लगता है कि जो महात्मा गांधी का जो कंसेप्ट था, उस कंसेप्ट को बढ़ाने की, उसका मतलब प्रचार करने की हर लेवल पे ज़रूरत है, और उसी सिलसिले में हमने यह प्ले रखा था, और इसको बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया, और जिन्होंने इस प्ले को मतलब जो मैन इसमें करेक्टर था, उन्होंने भी बहुत बड़ी बखूबी से अपनी उस जो उनकी स्किल है वो उसमें दिखती है कि मतलब एक बेहतरीन तरीके से उन्होंने वो अदाकारी जो है पेश की है, जो लोगों ने अप्रिशिएट की है। तो एक हम इस प्रोग्राम को बड़े अच्छे तरीके से सक्सेसफुली कंडक्ट करने में कामयाब हुए हैं, और ये चीज़ आप लोग